सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के दुकानदार पर आरोप लगा है चॉकलेट देने के बहाने बहलाया फुसलाया और बेटा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मां ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे दानापुर से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव के दुकानदार पर आरोप लगा है चॉकलेट देने के बहाने बहलाया फुसलाया और बेटा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल मां ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आई और उसने लिखित आवेदन दिया कि उनकी बच्ची जिसकी उम्र 8 वर्ष की है उसको उनके गांव का ही राहुल कुमार जिसकी उम्र 21 साल है, जो चॉकलेट की दुकान चलाता है, बहला फुसला कर चॉकलेट देने के बहाने अपनी दुकान पर ले गए एवं उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस बीच अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है। फर्जी डॉक्टर नर्सिंग होम पर गाज गिरी है। बिना लाइसेंस पैथोलॉजी चलाया जा रहा था। 7 फर्जी संस्थानों को सील कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। सभी को जेल भेजा जाएगा। डीएम अवैध नर्सिंग होम में धड़ल्ले से होता था ऑपरेशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 में 6 सेंटर बापू मार्केट में चल रहे थे। अररिया में जिन 7 नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर को सील किया गया उसके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले उमर नर्सिंग होम खलीलाबाद को सील किया गया है। एनएन हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक बापू मार्केट में जो है उसे भी सील किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अशीम का क्लिनिक बापू मार्केट में ही स्थित है, उसे भी सील किया गया है। पटना डिजिटल एक्सरे सेंटर बापू मार्केट में इसे भी सील किया गया है। इसके साथ ही हाईटेक पैथोलॉजी बापू मार्केट को भी सील कर दिया गया है। तो ये सारे पैथोलॉजी हैं जिन्हें फिलहाल सील किया गया है। फर्जी संस्थान थे जो इन्हें सील कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर ये बड़ी और सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध जो जांच घर हैं या क्लिनिक्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 7 ऐसे संस्थान हैं जो कि हमने आज सील किए हैं और इनके खिलाफ आगे एफआईआर भी की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई करते हुए ये मैसेज है समाज के उन लोगों के लिए जो अवैध तरीके से क्लिनिक्स या जांच घर चलाते हैं और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। अररिया जिला में अभी आगे नहीं चलने दिया जाएगा। और देखिए इस पूरी खबर के जानकारी के साथ अररिया से न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश, क्या जानकारी है, किस आधार पर इन तमाम 7 क्लिनिक्स को सील कर दिया गया? जी, दरअसल देखिए बीते दिनों जो है डीएम विनोद दुहन के निर्देश पर जो है एक धावा दल का गठन किया गया था, जिसमें कि बापू मार्केट समेत जो है, जो कि सदर अस्पताल के ठीक सामने है, डीएम के निर्देश पर उमर नर्सिंग होम समेत जो है कुल 7 ऐसे संस्थान हैं जिसमें पैथोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड सेंटर है और कई ऐसे संस्थान हैं जो बिना डिग्री के खुलेआम यहाँ चल रहे हैं। और बता दें कि यह जितने भी फर्जी डिग्री संस्थान जो है सदर अस्पताल के ठीक सामने एक बापू मार्केट है, वहां पर ये चल रहा था। और एक उमर नर्सिंग होम को जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में जो छापेमारी हुई तो वहां पर एक महिला टांका कटवाने के लिए आई हुई थी, यानी वहां पर ऑपरेशन खुलेआम किया जा रहा था। तो बता दें कि अररिया शहर के अलावे जिले भर में ऐसे फर्जी संस्थान बहुत सारे हैं। करीब 80% जो है बताया जा रहा है कि बिना डिग्री के ही डॉक्टर वहां ऑपरेशन कर रहे हैं और आम मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डीएम विनोद दुहन ने साफ तौर पर बताया है कि ऐसे फर्जी संस्थानों पर जो है बीएनएस एक्ट के तहत जो है विभिन्न धाराओं में केस किया जाएगा और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज तक जिला प्रशासन बीते 10 वर्षों की यदि बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार छापेमारी की खबरें आती हैं, हम लोग चलाते हैं, बावजूद जो है इन लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। यह जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे, अगली खबर आपको मुंगेर से बताएंगे, जहां इंटर की परीक्षा देने आए एक छात्र 3 दिनों से लापता है। छात्र का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। परिजनों ने कासिम बाजार थाना में इस मामले को दर्ज कराया है। परीक्षार्थी के करीबी मित्र पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके की रुपहुआ गांव का बताया जा रहा है। अंकेश कुमार इंटर की परीक्षा देने 1 फरवरी को मुंगेर आया था। अंकेश शास्त्री नगर इलाके में धर्मवीर पासवान के मकान में किराए पर एक कमरा लेकर रह रहा था। 2 फरवरी को मॉडल इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर लौटा। उसने पिता से फोन पर बातचीत की और घर से बाहर निकला। उसके बाद से उसका कुछ भी अता पता नहीं लग पाया। बच्चा जो है 1 तारीख को इंटर एग्जाम देने के लिए मुंगेर आया और 2 तारीख को एग्जाम दिया और एग्जाम दे के अपने रूम पर भी आया और उस क्रम में हमसे बात भी किया कि पापा मेरा आज का एग्जाम हो गया, बहुत अच्छा हम लिखे हैं। मेरी बेटी उस नंबर पर फ़ोन करने लगा तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। लगभग 1:30 बजे से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कभी आस्था तो कभी लालच देकर भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराना ये मिशनरियों का सबसे बड़ा हथियार है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है मुजफ्फरपुर में, जहां एक छोटे से घर में करीबन 300 लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए इकट्ठा किया गया। जब हिंदूवादी संगठनों को इसकी जानकारी मिली तो वहां पर पहुंचकर जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां न सिर्फ बिहार के अलग अलग जिलों से लोग इकट्ठा हुए थे, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पहुंचे हुए थे। इस रिपोर्ट को आप देखिए और पूरी खबर जानिए। मुजफ्फरपुर में धर्म परिवर्तन का अधर्म खेल। प्रार्थना सभा के नाम पर मिशनरी की पढ़ाई। मिशनरियों के निशाने पर भोले भाले लोग। अंधविश्वास, डर और पैसों की लालच। भोले भाले लोगों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के लिए मिशनरियों का सबसे बड़ा हथियार है। तस्वीर में दिख रही इस भीड़ में मौजूद लोग भी इसी चीज के शिकार हैं। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मदरसा चौक पर एक घर में करीब 300 पुरुष महिला मिशनरियों के इसी चक्कर में फंसकर अपना धर्म परिवर्तन करने पहुंचे थे। लेकिन जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठन को लगी तो यहाँ पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हमारा कहने का मतलब है कि बाबा गरीबनाथ की भूमि है और यहाँ पे इस तरह का कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू किसी धर्म को नहीं जाके कहता है कि तुम आओ हमारे धर्म में मिलो, तुम आओ हमारे धर्म में मिलो, लेकिन इस तरह का पैसा का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का प्रयास जो किया जा रहा है ये काफी गलत है। एक छोटे से मकान में 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि मिशनरियों ने यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना सभा बुलाई थी। दूसरे जिले और दूसरे राज्य के भी लोग इकट्ठा हुए थे। लोगों को डर और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। अभी तक तो यही है कि इन लोग अभी बता रहा है कि प्रार्थना सभा, लेकिन अभी जांच का विषय है, जांच करने के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इतनी भीड़ जमा करने के लिए कोई परमिशन लेटर वगैरह दिखाया गया है? नहीं, कोई परमिशन लेटर नहीं। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और संचालक से पूछताछ कर रही है कि आखिर बिना परमिशन के इतनी भीड़ एक छोटे से घर में क्यों इकट्ठा की गई। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बार बार कार्रवाई के बाद भी मिशनरियों में ये हिम्मत कैसे आ जाती है कि शहर के बीचों बीच धर्म परिवर्तन के अधर्मी खेल का आयोजन कर देते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और देखिए, दरभंगा में मजदूरी के पैसे का विवाद जातीय रंग में बदलने के बाद पूरे गांव में तनाव और डर का माहौल है। ये घटना कुशेश्वर स्थान के लिए हरिनगर गांव की है। मजदूरी के बकाए पैसे को मांगने को लेकर विवाद बढ़ा और 30 जनवरी को विवाद हो गया, जिसके बाद बवाल बढ़ता ही चला गया। मारपीट पथराव में 11 लोग घायल हो गए, जिसके बाद 100 से 150 ब्राह्मण लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, जिसमें 70 नामजद FIR हैं।
इस मामले में अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आरोप है कि कुछ ब्राह्मण लोगों ने कैलाश पासवान के घर पर हमला कर दिया, घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद झड़प और मारपीट के साथ ही पथराव तक बात पहुंच गई है। जिसके बाद पहले पंचायत स्तर पर विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन मामला पुलिस तक पहुंच गया। पीड़ित पक्ष की ओर से एफआईआर में ब्राह्मण लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें कई ऐसे लोगों को भी आरोपी बना दिया गया जो गांव में थे ही नहीं। इसके बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है, पुलिस कैंप कर रही है। तो पैसे के विवाद से शुरू हुआ बवाल जातीय टकराव में बदल गया। ऐसे में सवाल है कि अब पुलिस आखिर क्या कर रही है, क्या एक्शन लिया गया है, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। सबसे पहले दरभंगा पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। गांव में तनाव के बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी निर्दोष को नहीं परेशान किया जाएगा। मारपीट में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरे गांव पर प्राथमिकी की बात पुलिस ने भ्रामक बताई है और ये कहा है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। प्राथमिकी की बात कही गई है और कहा जा रहा है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई हम नहीं करेंगे जो कि निर्दोष हो। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अभी पूर्णिया से दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद की 5 फ्लाइटें चल रही है, जिनका संचालन हो रहा है, जिसमें इंडिगो और स्टार एयर की फ्लाइट शामिल है। इस फ्लाइट में लगातार फुल बुकिंग रहती है, जिसका नतीजा है कि 4 महीने में यहां से 1 लाख से अधिक पैसेंजर ने उड़ान भरी। कटिहार के एमएलसी और मेयर ने कहा है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बनने से सीमांचल, कोसी, बंगाल और नेपाल के आसपास के 12 जिले के करोड़ों लोगों को काफी फायदा मिलता है। मनिहारी साहिबगंज पुल बन जाने के बाद और अधिक फायदा होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा है कि 12 दिसंबर तक एयरपोर्ट से 5 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी, लेकिन 31 जनवरी तक ये संख्या 1 लाख पार कर गई। उन्होंने कहा कि अब 15 एकड़ और जमीन पूर्णिया एयरपोर्ट को हस्तांतरित कर दी गई है। जल्द ही नए स्थायी टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर हो जाएगा, जिसमें कई तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण कुमार। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और तब से पूर्णिया एयरपोर्ट लगातार विकास कर रही है और महज 4 माह में 1 लाख से अधिक पैसेंजर यहां से उड़ान भर चुके हैं। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले कटिहार की मेयर साहिबा हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, ये जो 4 महीना की उपलब्धि है पूर्णिया एयरपोर्ट की, 1 लाख से अधिक पैसेंजर, क्या किस रूप में देखते हैं इसको? बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबसे ज़्यादा सीमांचल के लोग जिनको कहीं भी सफ़र करना होता था तो बागडोगरा जाते थे या दरभंगा या पटना से पकड़ते थे, और यहाँ पर खुलने से अररिया, मधेपुरा, इधर में दलकोला, नौगछिया, भागलपुर, सब जगह के आदमी यहाँ आ रहे हैं। नेपाल से भी बहुत आदमी आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। उस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था और लगातार उस समय से बाद आप देख रहे होंगे पूर्णिया में पैसेंजरों की संख्या और फ्लाइट की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। लगभग 1 लाख से ऊपर लोग अभी तक सफ़र कर चुके हैं 4 महीने में। और आने वाले समय में जब कटिहार, पूर्णिया, साहिबगंज जब पुल चालू होगा, 4 लेन जो सड़क पर पुल बन रहा है, तो ये संख्या बढ़ के 10 लाख हो जाएगी। आरसीएस कैटेगरी का जो एयरपोर्ट खुला है, इसमें 12 दिसंबर को जो है 50,000 यात्री जो है क्रॉस कर गए थे और 138 दिनों में 1 लाख क्रॉस कर गया। तो इससे भी कम समय में अगला 50,000 पूरा हुआ और हमें पूरी उम्मीद है कि अगला 50,000 इससे और कम समय में हो जाएगा। अभी प्रशासन से हमें 67.17 एकर्स ज़मीन जो है हैंडओवर हुआ था, तो जिसमें कि कुछ का जो है कागजी प्रक्रिया जो है नहीं हो पाई थी, तो कल जो है 15 एकड़ और हमें हैंडओवर कर दिया गया है, जो हमारे पोजीशन में ऑलरेडी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले अब हवाई यात्रा करेंगे और उसका असर पूर्णिया एयरपोर्ट पर दिख रहा है, जहां महज 4 माह में 1 लाख से अधिक पैसेंजर यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि जो बड़े शहर हैं, चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, वहाँ के लिए भी पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और देखिए, टीआरई फोर्स से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी को पटना में एक महा आंदोलन होगा।
बीपीएससी के कैलेंडर को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। टीआरई 4 को शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर आरोप लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीआरई 4 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन की तैयारी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन होगा। बीपीएससी के कैलेंडर को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या जानकारी है आपके पास, किस वजह से ये नाराजगी टीआरई 4 के शिक्षकों की तरफ से जाहिर की जा रही है? देखिए, इलेक्शन के बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्हें उम्मीद थी कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है और सरकार जल्दी टीआरई 4 की वैकेंसी देगी, लेकिन बीपीएससी के कैलेंडर जारी होने के बाद ये अब हंगामा बढ़ गया है और कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र ही नहीं है। 2026 के कैलेंडर में तमाम परीक्षाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन टीआरई 4 नहीं है। ऐसे में एक असमंजस की स्थिति बन गई है और छात्र नेता दिलीप ने ऐलान कर दिया है कि 16 फरवरी को राज्य भर के जो अभ्यर्थी हैं वो पटना में जुटेंगे और इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा और विधानसभा घेराव भी करेंगे। तो बजट सत्र चल रहा है, सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई है क्योंकि रिक्तियां जो हैं उसको समावेशित करते हुए जीएडी को भेजना है और जीएडी के माध्यम से बीपीएससी को भेजना है। उसके बाद बीपीएससी कैलेंडर में इसे शामिल करने की तैयारी करेगा, लेकिन इसको लेकर शिक्षा विभाग अब तक कोई जानकारी नहीं देगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जितनी बार बयान दिए हैं उनके बयान के बाद असमंजस बढ़ गया है और अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि टीआरई 4 का विज्ञापन कब जारी होगा और अधियाचना कब भेजी जाएगी। तो आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है और अब छात्र गोलबंद होते नजर आ रहे हैं और छात्र नेता दिलीप ने साफ कहा है कि 15 फरवरी तक का सरकार को अल्टीमेटम है, 16 को पटना में महाआंदोलन होगा। जी, अब हम ये जानना चाहेंगे रजनीश आपसे कि छात्र नेता दिलीप की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है, क्या अलग अलग जिलों से भी शिक्षकों के आने की उम्मीद है और ये प्रदर्शन क्या विधानसभा के बाहर करेंगे या कहीं और गर्दनी बाग स्थित जो धरना स्थल है वहां पर धरना दिया जाएगा, क्या तैयारी है? देखिए, कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी इंतजार में हैं वो पटना जुटेंगे, क्योंकि दिलीप जब भी ऐलान करते हैं या आह्वान करते हैं तो छात्रों का समूह जो है पटना की तरफ पहुंच जाता है और पटना कॉलेज से शुरुआत होगी। पटना कॉलेज से कारगिल चौक होते हुए ये विधानसभा मार्च करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की तैयारी भी होगी, बीच में रोकने की कोशिश होगी, लेकिन वाकई रजनीश देखने वाली बात होगी कि कैसे इस पूरे मामले पर सरकार एक्शन लेती है। शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और आज सरकार राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात सदन में रख चुके हैं और इसके बाद सरकार का उत्तर होगा। हालांकि आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो देखिए, आज विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन है। सरकार राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात सदन में रखेंगे। तो सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा का आज तीसरा जो है दिन है। आज सरकार जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे जो सदस्य हैं उनके द्वारा दिए गए सुझाव और उठाए गए सवालों का जवाब देगी। वहीं दूसरी तरफ जो है नेता प्रतिपक्ष भी जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपनी बात जो है सदन के माध्यम से रखेंगे और इसके साथ जो है सदन की कार्रवाई जो है आज सुचारू तरीके से चलने की संभावना है। हालांकि जो विपक्ष है वो नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले को लेकर के सदन के बाहर और अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज भी कमोवेश वो तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण पे नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपनी बात रखेंगे। चूंकि 3 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष को अपनी बातों को रखना था, लेकिन वो नहीं रखे। सदन को उन्होंने सूचित किया कि वो 5 फरवरी को अपनी बातों को रखेंगे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी अनुमति दी और सदन को अवगत कराया इस बात से कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पे 5 फरवरी को अपनी बातों को रखेंगे और आज नेता प्रतिपक्ष जब सदन पहुंचेंगे उसके बाद उन्हें मौका दिया जाएगा और उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष अपनी बातों को रखेंगे। सबसे गौर करने वाली बात है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से सरकार को घेरते हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा उठाए गए जो सवाल हैं उसका क्या माकूल जवाब जो है वो सरकार देती है। दूसरी
तरफ दूसरे भी पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने कई सुझाव और कई जो सवाल हैं वो राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के उठाए हैं, जिन सभी का जवाब जो है वो राज्यपाल देंगे। कल की अगर बात करें तो कल जो है बिहार विधानसभा में 6 फरवरी को जो है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है 6 फरवरी को दूसरे जो कार्य हैं वो लिए जाएंगे। 6 फरवरी को बजट में निहित आय व्यय पर चर्चा होगी, जबकि 7 और 8 फरवरी को बैठक नहीं होगी। 9 फरवरी को सरकार आय व्यय पर चर्चा करेगी और इसी दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हॉस्टल और लॉज की सुरक्षा को लेकर के एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो अब सरकार जो है वो जब नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत मामले को लेकर के आज सदन के बाहर और अंदर विपक्ष हल्ला बोलता है तो उसके बाद सरकार क्या कुछ करती है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और मधुबनी से बड़ी खबर आ रही है। आर्थिक अपराध टीम की छापेमारी देखने को मिली है। करोड़ों के धोखाधड़ी मामले में रेड पड़ी है। कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। साइबर सेल भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मधुबनी से, जहां आर्थिक अपराध टीम की छापेमारी देखने को मिली है। करोड़ों के धोखाधड़ी के मामले में रेड पड़ी है। देखिए, भारत आगे बढ़ रहा है, पर इस रफ्तार के पीछे क्या है कोई नई सोच? जानिए आज रात 9 बजे एक खास कार्यक्रम के जरिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।